जैसा कि बैकग्राउंड में आपको एक एनिमेशन दिखाई दे रहा है, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो बैकग्राउंड में सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी सूर्य के मध्य में आ रही है और उससे क्या हो रहा है, यहां पर एक घटना घटित हो रही है। तो ये घटना क्या है, किस तरीके से काम करती है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण, पृथ्वी, सूर्य व चंद्रमा, इन तीनों के बारे में एक घटना से संबंधित है। कैसे? तो यहां पर हम एक और एनिमेशन लेते हैं जिससे हमें यह बात समझ में आ जाए। जैसे यहां पर आपको सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा होगा। ये एक एनिमेशन है जिसमें यहां पर सूर्य है, बीच में चंद्रमा है और इधर पृथ्वी है। सूर्य का प्रकाश जहां पर पड़ रहा है यहां पर दिन हो जाता है और यहां बीच में चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश कहीं ना कहीं चंद्रमा की वजह से अव्यवस्थित हो रहा है। इस वजह से इस घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब ये जो चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगर माने कि इस तरीके से ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्र लगाता है, तो पृथ्वी के जब चारों ओर चक्र लगाता है तब एक बार इसकी स्थिति ये और दूसरी बार इसकी स्थिति वहां हो जाती है, यानी कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य न होकर पृथ्वी है जो सूर्य और चंद्रमा के मध्य हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा चक्र लगाता है पृथ्वी के और वो उस तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार से चेंजेस स्थिति हो जाती है और उसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये जो स्थिति है ये सूर्य ग्रहण की है, और चंद्रमा जब वहां चला जाता है और पृथ्वी मध्य में आ जाती है तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब ये सारी घटनाएं किस तरीके से चलती है, तो एक और हम यहां पर देखते हैं एनिमेशन जिससे आपको यह समझ में आ जाए। जैसे आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, चंद्रमा गति कर रहा है और चंद्रमा इस तरीके से पृथ्वी की चारों तरफ गति करता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी की चारों तरफ गति करता है तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखे जाते हैं। तो ये स्थिति हमें आज पढ़कर क्लियर करनी है कि किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं जो घटित होती है, इसे आज हम समझेंगे। तो थोड़ा सा एनिमेशन से आपको आइडिया तो आ गया है कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, और अब जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो हमें ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की, किस तरीके से यह कॉन्सेप्ट काम करता है। तो यहां पर हमारे सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की क्लास है, और यहां से हम शुरू करते हैं हमारी पहली स्लाइड। देखिए, सबसे पहली बात, यहां पर ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य के बाद में यहां मैं चंद्रमा बना देता हूं और यहां पर मैं बना देता हूं पृथ्वी। सूर्य को मैं इस रंग में और चंद्रमा को इस रंग में और पृथ्वी को मैं हरे रंग में प्रदर्शित कर देता हूं। अब ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति आपको दिखाई दे रही होगी एक सीध में। कैसे? एक तरफ सूर्य है, बीच में चंद्रमा है और फिर पृथ्वी आ जाती है। अब अगर इस स्थिति को मैं वापस चेंज कर दूं, जैसे माना कि ये वापस सूर्य हो गया, और ये वापस पृथ्वी हो गई जो यहां आ जाती है, और ये वापस चंद्रमा हो गया। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें चेंजेस कुछ नहीं है। चेंजेस इतना है कि पहले सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा था और अब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है, चाहे ये स्थिति हो चाहे ये स्थिति हो, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी अगर एक सीध में आते हो, जैसे कि ये स्थिति दिखाई दे रही है आपको, तो जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं सीजीगी। क्या कहते हैं? सीजीगी कहते हैं। सीजीगी में क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में होने चाहिए, चाहे पहली स्थिति में हो यानी कि 1 नंबर स्थिति में हो, चाहे 2 नंबर स्थिति में हो। तो ऐसी अगर स्थिति बन जाती है तो इसे हम सीजीगी कहते हैं। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि सूर्य,
चंद्रमा, पृथ्वी, ये एक सीध में होने चाहिए। ठीक है, तो ये सीजीगी कहलाती है। अब कभी अगर सीजीगी के बारे में आए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। किसी भी स्थिति में ये इस प्रकार से रेखात्मक स्थिति बनती हो तीनों की तो सीजीगी कहलाती है। अब देखिए, अगर सीजीगी के अंदर पहली स्थिति आती है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, तो ये पहले नंबर की स्थिति सीजीगी के अंदर भी युति कहलाती है। युति, ठीक है ना। युति में क्या हो जाता है, युति में ये हो जाता है कि पहले आएगा सूर्य, उसके बाद में आएगा चंद्रमा, और उसके बाद में क्या आएगा, पृथ्वी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि पहले आएगा सूर्य, उसके बाद में आएगा चंद्रमा, और उसके बाद में आएगी पृथ्वी। तो ये पहले नंबर की जो स्थिति है ये युति कहलाती है। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं युति। फिर सीजीगी में युति के बाद में एक और स्थिति आती है जिसे कहा जाता है वियुति। क्या कहा जाता है, वियुति कहा जाता है। वियुति में क्या होता है, तो सेकंड नंबर की जो स्थिति है ना वो वियुति में आ जाती है। यानी कि पहले आता है सूर्य, उसके बाद में आती है पृथ्वी, और उसके बाद में आ जाता है चंद्रमा। यानी कि सेकंड नंबर की जो स्थिति है वह कहलाती है वियुति। ये है सूर्य, ये है पृथ्वी, और ये है चंद्रमा। ठीक है, तो सीजीगी, युति और वियुति, ये जो तीनों चीजें हैं वो यहां पर हमें देखने को मिलती है कि ये स्थितियां इस तरीके से होती है। ठीक है, अब दो चीजें और हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं पूर्णिमा और एक हम पढ़ते हैं अमावस्या। एक हम पढ़ते हैं पूर्णिमा और एक हम पढ़ते हैं अमावस्या, दो चीजें हम पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, जो पहले नंबर की स्थिति है ना, ये वाली स्थिति सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, जिसे हम युति कहते हैं, उसे ही हम पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, सॉरी अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। तो युति की जो स्थिति है वह अमावस्या के अंदर काउंट होती है। अमावस्या, अमावस्या कब आती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उस दिन को हम अमावस कहते हैं। क्या कहते हैं, अमावस कहते हैं, और उसे ही हम युति कहते हैं। वियुति का मतलब क्या होता है, पूर्णिमा। क्या होता है, पूर्णिमा होता है। तो यानी कि सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इस दिन पूर्णिमा काउंट होता है। क्या होता है, पूर्णिमा काउंट होता है। तो ये चीजें आपको माइंड में रखना है कि युति क्या होती है, वियुति क्या होती है, सीजीगी क्या होती है, अमावस्या क्या होती है और पूर्णिमा क्या होती है। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए हम एक नई स्लाइड लेते हैं और उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहां मैं एक सूर्य बना देता हूं। ये सूर्य है, और सूर्य के बाद में एक और मैं यहां पर बना देता हूं पृथ्वी। ये पृथ्वी बन जाती है, और इसमें मैं कलर का यूज कर देता हूं सूर्य के लिए, और यहां पर कलर का यूज कर देता हूं ग्रीन इसके लिए। ठीक है, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने एक सूर्य लिया और एक ली पृथ्वी। अब बात आती है चंद्रमा की। चंद्रमा कहां आएगा? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता कैसे है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि मैं एक चंद्रमा बना देता हूं, और चंद्रमा मैं इस साइड में बना देता हूं ऐसे। तो ये स्थिति आ जाती है चंद्रमा की। ठीक है, और इसमें मैं
कलर कर देता हूं, कौन सा, ये वाला। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया चंद्रमा हो गया। अब ध्यान से समझिएगा कि ये स्थिति कौन सी है। अगर मैं इस स्थिति की बात करूं तो ये स्थिति है युति। कौन सी स्थिति है, युति। और युति में क्या होता है, युति में सूर्य होता है, सूर्य के पास में चंद्रमा होता है और चंद्रमा के पास में पृथ्वी होती है, ये स्थिति होती है। अब ये स्थिति क्या कहलाती है, ये कहलाती है अमावस्या। क्या कहलाती है, अमावस्या कहलाती है। ये अमावस्या की स्थिति है। अब देखिए अमावस्या की स्थिति में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अमावस्या की स्थिति में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है, ये अमावस्या की स्थिति होती है। इससे क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पे पड़ने वाला होता है उसको ये चंद्रमा रोक देता है। उसको ये चंद्रमा क्या कर देता है, रोक देता है। और जब भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है। उस समय क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो अमावस्या के दिन ही क्या रहता है, सूर्य ग्रहण रहता है। अगर पृथ्वी के ऊपर सूर्य का प्रकाश आंशिक पड़ता है ना, तो उसको हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण। और अगर सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से रुक जाता है तो उसको हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण मतलब ये स्थिति सूर्य ग्रहण की आती है। और इस समय अगर चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को मतलब मिनिमम रोकता है तो उसको हम आंशिक सूर्य ग्रहण, और पूरा रोक देता है तो उसको हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस को होता है। कब होता है, अमावस को होता है। याद रखना, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस को होता है, परंतु हर अमावस को सूर्य ग्रहण हो यह पॉसिबल नहीं है। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखना कि जो सूर्य ग्रहण है वह अमावस को होता है, परंतु हर अमावस को सूर्य ग्रहण हो ऐसा संभव नहीं। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि हर अमावस को सूर्य ग्रहण नहीं होता है? क्योंकि जो चंद्रमा है वो अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, तो उसकी वो जो पोजीशन है वो हर अमावस को नहीं आ पाती है। तो जिस समय ऐसा होता है उस समय ये सूर्य ग्रहण की स्थिति आती है। तो अगर कोई पूछेगा ऐसा क्यों होता है तो आप लिख देना 5 डिग्री चंद्रमा झुका रहता है इस वजह से। ठीक है ना, तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और किस प्रकार से यह कार्य करता है। एक चीज और, कई बार क्या होता है कि चंद्रमा इस तरीके से उसको चारों तरफ से ढक देता है, जैसे माना कि ये सूर्य है, ठीक है, और सूर्य के अंदर हमने जो कलर लिया है वह लिया है ये वाला। ठीक है, अब ये जो चंद्रमा है ये क्या काम करेगा, चंद्रमा इस प्रकार से इसको ढक देता है। आपको चीजें समझाते हुए भी मुझे समय लग जाता है इसमें। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि सूर्य ने चंद्रमा को इस तरीके से ढक दिया है। तो आप ये देखेंगे कि इसके चारों तरफ वलयाकार एक संरचना बन जाती है। क्या बन जाती है, संरचना बन जाती है। जब चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक देता है तो उसके चारों तरफ एक वलयाकार संरचना बन जाती है। अब ये जो वलयाकार संरचना है ना, इसको कहा जाता है डायमंड रिंग। क्या कहा जाता है, डायमंड रिंग कहा जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा इसको ईश्वर की आंख भी कहते हैं, ईश्वर की आंख के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज भी आपको जानकारी में रखनी है कि ये संरचना किस प्रकार से बनती है और किस तरीके से यह चलती है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है आपके सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण के बाद में यहां मैं बात करता हूं चंद्र ग्रहण की, और उसके बाद में कुछ चीजों की मैं और यहां पर चर्चा करूंगा।
देखिए अब यहां पर आप ध्यान से देखना, अभी जो स्थिति है वो युति की स्थिति है। किसकी है? युति की। और समय कौन सा चल रहा है? अमावस चल रहा है। यहां पर अमावस चल रहा है, तो मैं एक हल्का सा यहां पर आपको निशान करके बता दूं कि ये अमावस है। ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है ना। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चारों तरफ चक्र लगाता है। अब जब चक्र लगाएगा ना, तो अभी अमावस है। अमावस के बाद में क्या आता है? अमावस के बाद में आता है शुक्ल पक्ष। अमावस क्या होता है? कृष्ण पक्ष की 15 तारीख। कृष्ण पक्ष की 15 तारीख होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अमावस कहते हैं। तो कृष्ण पक्ष की 15 तारीख के बाद में क्या आती है? शुक्ल पक्ष की एकम। शुक्ल पक्ष की एकम आती है। तो शुक्ल पक्ष की एकम में चंद्रमा कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में एकम के बाद में यानी कि हम प्रथमा कह सकते हैं। फिर शुक्ल पक्ष की द्वितीय आती है, तृतीय आती है, चतुर्थी आती है, पंचमी आती है, षष्टमी आती है, और उसके बाद में आती है सप्तमी। तो सप्तमी में क्या होता है? चंद्रमा यहां पहुंच जाता है। चंद्रमा कहां पहुंच जाता है? यहां पहुंच जाता है। और ये क्या आ जाता है? ये आ जाता है आपके शुक्ल पक्ष की सप्तमी आ जाती है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी में यहां आ गया। अब शुक्ल पक्ष की अष्टमी में आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में नवमी आ जाएगी, दसवीं आ जाएगी, फिर एकादशी आ जाएगी, द्वादशी आ जाएगी, त्रयोदशी आ जाएगी, फिर 14 आ जाएगी। उसके बाद में शुक्ल पक्ष की 15 तारीख को हम क्या कहते हैं? उसे शुक्ल पक्ष की 15 तारीख को हम कहते हैं पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को चंद्रमा कहां आ जाता है? इधर आ जाता है, ऐसे। अब ये क्या हो गई? ये होगी पूर्णिमा। क्या हो गई? ये पूर्णिमा हो गई। यानी कि चंद्रमा अमावस के बाद में शुक्ल पक्ष की एकम, बीज, तीज, इस तरीके से करते हुए पूर्णिमा तक, पूनम तक ये यहां पहुंच जाएगा। अब स्थिति यहां पर चेंज हो जाती है। चेंज कैसे हो जाती है? चेंज ये हो जाती है कि अब चंद्रमा पहुंच गया है यहां, और जब चंद्रमा यहां पहुंच जाता है तो स्थिति आ जाती है वियुति की। किसकी आ जाती है? वियुति की स्थिति आ जाती है। वियुति का अर्थ होता है कि चंद्रमा और सूर्य के मध्य में पृथ्वी होती है। तो अब ये स्थिति आ जाती है वियुति की। वियुति, और वियुति में क्या रहता है? वियुति में रहता है सूर्य, सूर्य के पास में रहती है पृथ्वी, और पृथ्वी के पास में रहता है चंद्रमा। ये वियुति की स्थिति। और इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वह चंद्रमा के पास आने से पृथ्वी रोक देती है, ठीक है ना। तो पृथ्वी जैसे ही रोकती है तो उस समय क्या होता है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ने लग जाती है। तो इस समय चंद्र ग्रहण हो जाता है। इस समय क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो पूर्णिमा के दिन में क्या होता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो याद रखना, चंद्र ग्रहण हमेशा वियुति की दशा में पूर्णिमा में होता है, और ये भी रेगुलर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण देखने को नहीं मिलता है। और उसका कारण है चंद्रमा का 5 डिग्री झुके होना। अब इस चंद्रमा को अगर हम वापस देखेंगे तो ये चंद्रमा वापस यहां आ जाएगा। अब ये कब आएगा? पूर्णिमा समाप्त हुई, पूर्णिमा के बाद में कृष्ण पक्ष की एकम आ जाती है। अब कृष्ण पक्ष की सप्तमी को ये यहां पहुंच जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं कृष्ण पक्ष की सप्तमी। उसके बाद में वापस ये अमावस को यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से यह रूटीन चलता रहता है। और ये हमें ध्यान में रखना है कि सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस को होता है, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। मगर अमावस और पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो यह जरूरी नहीं है, ठीक है। इन चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की कुछ बातें हो जाती है। अब मैं आपको इसके बारे में एक टेक्निकल इश्यू बताता हूं जिसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको भी हम यहां क्लियर करते हैं। देखिए, ये हमारा सूर्य, और ये है हमारा चंद्रमा, और यहां हम बना देते हैं पृथ्वी।
देखिए ध्यान से, अब ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति है सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण की इस स्थिति के समय क्या होता है कि प्रकाश की जो किरणें होती है ना, वो इस प्रकार से पड़ती है। ठीक है, ये प्रकाश की किरणें चंद्रमा के कारण इस प्रकार से पड़ती है। तो इस समय क्या होता है कि चंद्रमा के पीछे छाया बन जाती है। चंद्रमा के पीछे क्या बन जाती है? छाया बन जाती है। अब ये जो छाया रहती है ना, ये वाली, ये गहरी होती है और इसके पास वाली छाया है वो कम गहरी होती है। अब जो ये गहरी छाया है, यानी कि अगर मैं यहां पर थोड़ी सी लाइनिंग कर दूं तो आप ध्यान रखना कि ये जो छाया है ये गहरी छाया रहती है। अब ये जो छाया है ना, इसको कहते हैं प्रच्छाया। ठीक है ना, प्रच्छाया को अम्बरा भी कहते हैं। ये गहरी छाया रहती है इसके बनिस्फिर। अब ये जो छाया है ये वाली, इसको कहते हैं उपछाया और इसको पेनम्ब्रा भी कहते हैं। ठीक है ना, इस चीज का आप ध्यान में रखना। ये प्राय पूछा जाता है प्रश्न कि प्रछाया क्या होती है, उपछाया कहां बनती है। तो इस तरीके से ये जानकारी आपको रहनी चाहिए कि अम्बरा पेनम्ब्रा क्या रहता है इसके तहत। तो ये तो बात हो जाती है किसकी? ये बात हो जाती है हमारे सूर्य ग्रहण के समय की। और अब हम बात करते हैं हमारे चंद्र ग्रहण के समय की। यहां पर ठीक है, कलर चेंज नहीं हो रहा है क्या? चलो, यहां पर कैसे काम करता है देखिए। यहां पर अगर हम बात करें तो एक किरण रहेगी इस तरीके से, एक रहेगी इस तरीके से, एक रहेगी ऐसे और एक रहेगी। तो यहां पर ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपके प्रच्छाया और ये कहलाएगा उपछाया। ठीक है ना, और इसको अम्बरा और इसको पेनम्बरा। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो हमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय ध्यान में रखनी है। तो जो खास खास जो चीजें हैं वो मैंने यहां पर आपको बता दी है। कुछ और चीजें हम यहां पर देखते हैं जो प्राय पूछी जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि सुपर मून किसे कहते हैं, सुपर मून किसे कहते हैं, तो यह एक खगोलीय घटना है। दरअसल चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार परिपथ में करता है, जिसकी वजह से दोनों की, चंद्रमा पृथ्वी की दूरी स्थिति बदलती रहती है। अब जो चंद्रमा है वो पृथ्वी में एकदम राउंड शेप में नहीं घूमता है, वो दीर्घाकार वृत्त में घूमता है। अब जब ये दीर्घाकार में घूमता है ना, तब क्या होता है कि चंद्रमा कई बार पृथ्वी के नजदीक आ जाता है। अब जब नजदीक आ जाता है तो चंद्रमा पहले से 14% बड़ा दिखता है, तो उसको हम सुपर मून कहते हैं। तो यहां भी हम देखते हैं सुपर मून वह दशा है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। इसको पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इस दशा में चंद्रमा पहले की अपेक्षा 14% अधिक बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, तो उसको हम सुपर मून कहते हैं। इसके बाद में ब्लू मून किसे कहते हैं? देखिए, ब्लू मून का क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूं, उसको भी आप देखना, परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। इस खगोलीय घटना के अनुसार जब किसी कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती है, कई बार होती है ना एक कैलेंडर में 2 पूर्णिमाएं होती है, अब क्यों होती है वो भी देखिए। तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ही ब्लू मून कहा जाता है। अब प्रश्न ये बनेगा कि ब्लू मून
किसे कहते हैं, तो हम एक कैलेंडर वर्ष में 2 पूर्णिमा, ये ऑप्शन आता है तो यहां पर ये सही करेंगे। दरअसल 2 पूर्णिमाओं वाला समय अंतराल 30 से 31 दिन में ही संतुलित हो पाता है। वास्तविकता यह है कि इस घटना का इसके नीले रंग से कोई लेना देना नहीं होता है। ब्लू मून यानी नीले रंग से लेना देना नहीं, इस घटना को बस ब्लू मून कहा जाता है। वास्तव में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति 2.5 वर्ष के बाद में होती है। एक पूर्णिमा सामान्यतः 29.5 दिन की होती है। एक पूर्णिमा कितने दिन की होती है? 29.5 दिन की। तो फरवरी में ज्यादा से ज्यादा 29 दिन होते हैं। तो फरवरी में कभी भी ये वाली घटना, ब्लू मून की घटना घटित नहीं होती है, ये भी ध्यान में रखना है। फरवरी माह में ब्लू मून की घटना घटित नहीं होगी, क्योंकि ये 29 दिन की पूर्णिमा के अंदर ही होता है। इसलिए फरवरी माह में कभी भी ब्लू मून की घटना नहीं हो सकती है। जब किसी वर्ष में 2 या उससे अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उसे ब्लू मून ईयर कहा जाता है। और ये कब घटित हुआ है? ये 2018 में घटित हो चुका है ब्लू मून ईयर। तो ब्लू मून ईयर के बारे में कोई बात आए तो आप ये पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ब्लड मून किसे कहते हैं? ब्लड मून किसे कहते हैं? इस खगोलीय घटना के अनुसार क्रमशः 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को ब्लड मून कहा जाता है। इसे ट्रेटार्ड भी कहा जाता है। हालांकि जहां तक इस घटना में चंद्रमा का रंग लाल होने का प्रश्न है, तो इसका कारण पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना है। जब चंद्रमा पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण में आ जाता है तब वो ऑटोमेटिकली रेडनेस में दिखाई देता है। दरअसल पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना में सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है और इसकी पूर्ण छाया चंद्रमा पे पड़ता है, तो इस स्थिति में चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल प्रतीत होता है। वास्तव में पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना दुर्लभ होती है, जो कि सामान्य रूप से 3 चंद्र ग्रहणों में से एक ही पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। इसके बाद में अगर हम देखें उपभू और अपभू किसे कहते हैं? उपभू में क्या होता है कि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाता है। जब बहुत न्यूनतम बीच में दूरी रह जाती है तो उसको हम उपभू कहते हैं, और दूर रहने को उसको हम अपभू कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा बहुत नजदीक है तो इसको हम उपभू कहते हैं, और अधिक दूरी पर होने की वजह से उसको हम अपभू कहते हैं। और ये दीर्घवृत्ताकार में इसके चक्र लगा रहा है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान एक समय दोनों के मध्य सबसे कम दूरी हो जाती है, जिसे उपभू कहा जाता है, पेरिजी कहते हैं। अपभू किसे कहते हैं? जब दोनों के मध्य सबसे अधिक दूरी हो जाती है तो उसको हम अपभू कहते हैं, जैसा कि हमने उपसौर और अपसौर के अंतर्गत पढ़ा था। ठीक है। इसके अलावा जो चीज अभी मैंने आपको पढ़ाई है उसको भी हम प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे तो ये बात हमें समझ में आ जाएगी।